चलो ठीक है। ठीक है, मैं आज आपको है ना गेहूं की खेती के बाद आज जौ की खेती बताता हूँ। और आप स्क्रीन पे देख रहे हो, क्या देख रहे हो? स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, आप मेरी पेंसिल को देखते रहिए और पेंसिल के साथ साथ आप उसको पढ़ते रहिए जो मैं बताता जा रहा हूँ, है ना। तो आप देखते जा रहे हैं कि जो पेंसिल दिखाई दे रही है कि जौ की खेती का वर्णन, क्या लिखा हुआ है? जौ की खेती का वर्णन दिया हुआ है। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखें जौ को क्या बोलते हैं, यहाँ बारले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारले बोला जाता है। और बारले की खेती करेंगे। तो बारले का वानस्पतिक नाम सबसे पहले जानेंगे। तो हॉडियम बल्गेयर। क्या? हॉडियम बल्गेयर। ये हॉडियम बल्गेयर एक ऐसी जाति है जिसमें 6 रो बारले, इसमें लिखा है ना 6 रो बारले, इसका मतलब होता है कि इसकी बाली में 6 लाइनें होती हैं। इसका बॉटनी का नेम याद रखना है। ये हॉडियम बल्गेयर के अंतर्गत आती हैं। और उसके बाद आती है 2 रो बारले। यानी 2 रो बारले का मतलब होता है हॉडियम डिस्टिकम। हॉडियम डिस्टिकम ये वैरायटी जो है ना, इसकी ये जो वाली जाति है वह 2 रो वाली, अर्थात इसकी जात जो बाली होती है उसमें 2 रो में दाने लगे होते हैं। अब आती है कि जौ किस फैमिली में आता है, ये प्रश्न बनता है तो हम बताएंगे तुरंत। ये ग्रेवनी फैमिली में होता है और जौ का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका माना गया है। और यह किस जलवायु में अच्छी होती है जौ की खेती, तो हम बताएंगे कि ये लगभग गेहूं के साथ होती है। तो गेहूं की जलवायु कैसी होती है? शीत जलवायु। दीपावली के बाद जब बुवाई होगी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर, तो मैं मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा लगभग। तो इसको हम लोग अक्टूबर के बाद इसकी सोविंग करते हैं। अक्टूबर से नवंबर, 15 नवंबर दिसंबर तक हम उसकी सोविंग कर सकते हैं। तो शीत यानी यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि शीत जलवायु की बात कर सकते हैं। समशीतोष्ण यानी टेम्परेट और सब टेम्परेट में भी इसे किया जा सकता है। इसके लिए उपयुक्त जब बीज को बोएंगे तो जमीन के अंदर या सॉइल के अंदर टेम्परेचर क्या होना चाहिए? तो जर्मिनेशन यानी अंकुरण के लिए क्या तापमान होना चाहिए? तो 25 डिग्री सेल्सियस बहुत अच्छा होता है। जब फसल हो गया है तो उसकी बॉडी के लिए यानी इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, वनस्पति भाग की वृद्धि के लिए कितना अच्छा तापक्रम माना जाएगा? 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। जब ये फसल पक रही होगी तब पकने के लिए इसे 30 से 35 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस काफ़ी अच्छा होता है। यदि इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये फसल होगी तो बहुत शानदार उत्पादन देगी। बस यही इसकी बात रखना है कॉम्पिटिशन में कि जर्मिनेशन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम अच्छा है और इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ यानी वनस्पति वृद्धि के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस अच्छा माना गया है। लेकिन जब पकने का टाइम आता है, मार्च के महीने में अक्सर ये पकने का मौसम आएगा, तब इसमें 30 डिग्री सेल्सियस ताप अच्छा माना जाता है। अब आती है कि ये जो जौ है वो किस फसल में हमें किस वाली मिट्टी में ये फसल अच्छी होती है, तो हम बताएंगे जौ की खेती दोम या लोमट दोम में अच्छी मानी जाती है। हो गया। अब आता है जातियाँ। तो इसकी 19 जातियाँ यानी अच्छी वेराइटियाँ कौन कौन सी हैं, पर अपन स्पेशल के आधार पर देखेंगे। सबसे पहले स्पेशल जातियों की बात करेंगे। तो जौ की छिलका रहित जातियाँ, ऐसी वेराइटी जिन पर ऊपर से क्या नहीं होता, हस्क या छिलका नहीं होता है, वो कौन कौन सी वेराइटी है? तो ये सामने दी है। करण 3 है, करण 4 है, करण 16 है, करण 18 है, करण 19 है, करण 20 है। ये जो वेराइटी हैं वो छिलका रहित वेराइटी हैं, अर्थात इन पर छिलका नहीं होगा। अब आता है डोलमा है, कैलाश है, हिमानी है, करण 265 है, ये वेराइटी भी है। अब आता है जौ की मौल्या। मौल्या क्या है? जौ का एक रोग है। इसके अकॉर्डिंग हम वेराइटी बोएंगे तो मौल्या रोग नहीं होगा। तो ऐसी कौन सी वेराइटी है जिसको बोएं और लेकिन मौल्या रोग ना हो? तो उस वेराइटी का नाम दिया है यहाँ RD 2052, RD 387। ये 2 वेराइटी ऐसी हैं जिनमें मौल्या रोग नहीं लगता है। यदि हमारे खेतों पे इस तरह की समस्या है कि मौल्या रोग लगता है तो हम लोग RD वाली वेराइटी बोएंगे। अब आता है जौ की रोली। रोली का मतलब रस्ट। तो गेहूं वाली या ग्रेमनी कुल की फसलों में अक्सर रस्ट लग जाता है, तो जौ की फसलों में हम रस्ट लग सकता है। तो कौन सी वेराइटी बोएं कि इसमें रस्ट ना लगे? तो रस्ट रोधी वेराइटी कौन सी है? RD 2035। ये वेराइटी RD 2035 को यदि हम बोते हैं तो इसमें क्या नहीं लगेगा? रोग नहीं लगेगा। ठीक है, कौन सा वाला? रस्ट वाला। अब उसके अतिरिक्त भी ये तो स्पेशली जाती हो गई थी। उसके बाद प्रोडक्शन लेने के लिए और भी वैरायटी हमारे सामने हैं। वो ये दी हैं, रत्ना है, ज्योति है, राजकिरण है,
सभी नोट्स में दी गई हैं। आप जब नोट्स ले लेंगे तो नोट्स के अकॉर्डिंग ही ये चल रहा है, तो नोट्स के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ते जाएंगे, इसलिए ये वीडियो बिल्कुल फिक्स बैठेगा आपके लिए। ये नहीं है कि बोर्ड कुछ चल रहा है नोट्स कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। नोट्स के अकॉर्डिंग है मेरी सारी वीडियोस, तो जब नोट्स हाथ में होगा तो ही ये वीडियो काम आएगा आपके, ठीक है। तो अब देखेंगे हमारे सामने जो कि उन और उत्परिवर्तित किस्म म्यूटेंट वेराइटी, अर्थात म्यूटेशन की क्रिया द्वारा कुछ वेराइटी बनी हों, अर्थात इसमें फिजिकली, केमिकली या और भी फैक्टर हो सकते हैं म्यूटेशन बनाने के लिए। तो ये म्यूटेंट वेराइटियाँ हैं। तो BM4 है, BM11 है, BM14 है, BM10 है, ये ICAR दिल्ली द्वारा ये बनाई गई हैं। तो अब उत्परिवर्तन किस्मों के बाद हम आते हैं अब चारे वाली किस्में। कौन सी वाली? चारे वाली किस्में। चारे वाली किस्में का मतलब होता है कि जौ की फसल चारे के लिए भी प्रयोग आती है। तो ये क्या होता है, इसमें जौ की जब फसल करीबन नी यानी घूंटों की ऊंचाई पर हो जाती है तो काट करके पशुओं को खिला सकते हैं। तो इसमें से द्वारा से भी इसमें क्रॉप आ जाती है और इसकी पत्तियां और तना थोड़ा मजबूत होता है, जिससे कि पशु के लिए अच्छा चारा बनता है। तो यही यहाँ देखेंगे तो रत्ना है कि 125 है, BG 25 है, करण 2 है, करण 5 है, करण 10 है। ये वैरायटी कैसी हैं? चारे के लिए उपयुक्त हैं, यानी फीडर के लिए अच्छी मानी जाती हैं। जो कि माल्ट गुणवत्ता वाली किस्म है। माल्ट का मतलब होता है यहाँ पर स्टार्च वाली, यानी इनमें स्टार्च की क्वालिटी अच्छी होगी। तो स्टार्च का प्रयोग कई जगह होता है, जैसे कि हम बियर बनाएंगे तो स्टार्च अच्छी होगी तो बियर अच्छी बनेंगी इसकी जौ की, अर्थात ये अनाज ये है अनाज बियर बनाने के काम अच्छा आता है, इसके लिए ये वाली वैरायटी काफ़ी है। जो कि लवड़ी छारी किस्में हैं, यानी BL2 का मतलब ये यहाँ पर ये है कि ऐसी वैरायटी जो कि लवणी या छारी मिट्टी में, अर्थात जिसका pH मान 7 से या 7.5 से ऊपर है, तब भी यह खेती हो सकती है। अब आता है जो कि असिंचित। असिंचित का मतलब है यहाँ पानी की उपलब्धता नहीं है, लेकिन रबी की फसल लेना है तो हम जौ को कर सकते हैं। तो जौ करेंगे तो जौ में भी कौन सी वैरायटी हम डाल सकते हैं? तो ये मैं जो वैरायटी दिखा रहा हूँ RD 2624 वैरायटी इम्पोर्टेंट वैरायटी है। ये कम पानी में या बिना पानी के भी अपनी ग्रोथ करके फसल पका सकती है, अर्थात ये अच्छी वैरायटी है सूखा क्षेत्रों के लिए। जिन किसानों के पास पानी की उपलब्ध नहीं है मार में, तो वह ये खरीफ की फसल के बाद इस फसल को यदि बोते हैं तो वह फसल भी उपलब्ध हो जाएगी। अब आती है 2 कतार वाली वैरायटी। 2 कतार वाली वैरायटी का मतलब आपको मैं समझा चुका हूँ। अब आप इसके चित्र देखें ये वाला, तो कतार क्या होता है वो देखें। तो ये इसकी रेचिस भाग है, ये जो भाग है वो रेचिस है, यानी कि डंडी है, और नीचे यहाँ से पत्तियाँ लगी होंगी। क्या लगी होंगी? पत्तियाँ लगी होंगी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे रेचेस, तो इसमें ये ना दाने की जो लाइन है, चित्र को देखते जाए पेंसिल को, दाने की जो लाइन है वो एक लाइन में है, सारी एक एक दाना एक एक लाइन में है। उसी प्रकार से दूसरा भी ये एक एक लाइन में है, देखो ये है ना। तो ये लिखा है, इसके नीचे लिखा है 2R। 2R का मतलब 2 रो, 2 लाइन वाली है। और इसमें आएगी 6 रो। 6 रो का मतलब ये होगा 6 लाइनों में ये दाने होते हैं। तो एक तो ये लाइन, ये दाने इधर को गई, ये दिख रही है यहाँ से, ये दूसरी हमारी ये गई यहाँ से, ये पूरी ये देखो है ना, ये आ गई। और तीसरी हम यहाँ से ये देख रहे हैं, और 3 ही उधर होंगी। तो 6 रो हम बारले करीबन इसमें एक रेचेस में 3 लाइनें दाने की होंगी, वो 6 लाइनें दाने की होंगी और 2 लाइनें दाने की होंगी। तो 2 रो और 6 रो को मैंने इमेज डाले यहाँ पर, इनको देखकर याद कर सकते हैं। तो ये वैरायटी में ये पूछा जाता है कि कौन सी फसल की खेती करना चाहिए, तो हम बताएंगे आंसर 6 रो बारले का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? 6 रो बारले का। 6 रो बारले की वैरायटी कौन सी है? तो DCV73 है। कौन सी है? DCV73 वैरायटी का प्रयोग करेंगे। ये अच्छी वैरायटी है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका उत्पादन 2 रो की तुलना में ज़्यादा होता है। कैसा होता है? 2 रो की तुलना में ज़्यादा होता है। अब हम लोगों को ये वैरायटी, हमें 2 कतार वाली कौन सी वैरायटी थी? RS6WDR। कौन सी? RS6WDR वैरायटी है जो 2 लाइनों वाली होती हैं। अब आती है कि हम लोग जब खेत पर जाएंगे तो कितना बीज लेके जाएं। तो किसान जब जाएगा खेत पर तो बीज कितना ले जाए, तो बीज बोलने से पहले हमें ये बात ध्यान होता है। अब आती है कि किस विधि से बोएंगे। यदि वो स्प्रे के रूप में फेंक करके बो रहा है,
या फिर वो ट्रैक्टर के पीछे सीड ड्रिल लगा के बो रहा है तो 75 से 100 केजी काफ़ी होती है। यदि कहीं वो डेवलर के द्वारा लगा रहा है, यानी एक डेवलर एक लकड़ी जैसी एक गोल मूसली टाइप की लकड़ी होती है जिसको ज़मीन में लगा करके ऐसे छेद कर देंगे और उसमें 2 दाने डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लगाते हैं तो वो डेवलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेवलर। तो यहाँ हम लगाएंगे डेवलर विधि द्वारा लगाएंगे तो उसके लिए केवल 25 किलो काफ़ी है। और यदि यहाँ छिड़कवा यानी ब्रॉडकास्टिंग मेथड से या सीड से लगाएंगे तो 75 से 100 केजी काफ़ी है। अब आती है दूरी, किस दूरी पर उसे लगाना चाहिए। तो जो दाने और रो के बीच की दूरी है वो समझें क्या होती है। तो दाने और रो की दूरी का मतलब क्या होता है? जब हम खेत में एक लाइन बो रहे होंगे फिर दूसरी लाइन ले जा रहे हैं तो एक लाइन दूसरी लाइन से कितनी दूरी पर है। मान लो मैंने एक लाइन ये गई, दूसरी लाइन ये गई, तो दोनों लाइनों के बीच में हमारे पास 23 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। अब एक लाइन में दाना एक यहाँ है तो दूसरा दाना यहाँ है तो तीसरा दाना यहाँ है, चौथा दाना यहाँ है। तो ये हुआ लाइन में दाने से दाने की दूरी और ये हुई लाइन से लाइन की दूरी। तो हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है 23 सेंटीमीटर, जो 23 सेंटीमीटर है वो क्या है? रो से रो यानी R2R। क्या है? R2R का मतलब हुआ लाइन से लाइन के बीच की दूरी। और दूसरा 10 सेंटीमीटर जो दिया है वो P2P यानी काट देना ना, P2P यानी प्लांट से प्लांट की दूरी। तो ये प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी होना चाहिए? लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर दूरी निश्चित होती है तो हमारे पास सीड रेट 120 केजी होगी जब असिंचित एरिया में होगी। जब पानी की उपलब्धता नहीं है तो हम लगभग 25% बीज बढ़ा देते हैं, 20 से 25% बीज बढ़ा के बोते हैं। तो अब आती है बात सिंचित क्षेत्रों के लिए। सिंचित क्षेत्रों में हम लोग उसे 20 × 7 सेंटीमीटर की दूरी पे बोएंगे और इसमें 75 से 100 केजी बीज लगेगा। बीज की गहराई यानी जौ के बीज कितनी डेप्थ पर जाना चाहिए, कितनी गहराई पर जाना चाहिए, तो 4 to 5 सेंटीमीटर की गहराई पर, 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर से बोते हैं। इससे क्या होगा? ये मैक्सिकन वेराइटियों के लिए, जो ड्वार्फ वेराइटी है उनके लिए, जो लॉन्ग वेराइटी है उनको 6 सेंटीमीटर तक गहराई तक बोएंगे क्योंकि वो लॉजिंग ना हो जाए। लॉजिंग का मतलब है फसल खड़ी हो और हाइट ज़्यादा हो गई तो वो क्या होगी, पानी लगने के बाद हवा चल गई तो गिर जाएगी। तो गिरना नहीं चाहिए, इसे लॉजिंग बोलते हैं। तो लॉजिंग नहीं होना चाहिए। तो सिंचाई अब आ गई हमारे सामने। तो जौ में यदि हमारे पास 3 सिंचाई की उपलब्धता है, कितनी है? 3 सिंचाई है। तो कब कब करना चाहिए? तो पहली सिंचाई हमारे सामने आ गई कल्ले फूटते समय। पहली सिंचाई कब आ गई? कल्ले फूटते समय आ गई। दूसरी सिंचाई वानस्पतिक वृद्धि या बढ़वार के समय आ गई। और तीसरी सिंचाई हमारे पास दाना भरते समय या दाना बनते समय आ गई। 3 सिंचाइयाँ हम जौ में कर सकते हैं। अब सिंचाइयाँ करते समय हम लोग फर्टिलाइजर का भी प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं? फर्टिलाइजर का भी प्रयोग करेंगे। तो फर्टिलाइजर कितना कितना डालेंगे? तो मुख्य फर्टिलाइजर के रूप में हम लोग पौधों के मुख्य पोषक तत्व कौन माने जाते हैं? 3, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 3 मेजर तत्व हैं इसके मुख्य। तो इसमें से नाइट्रोजन पर हेक्टेयर कितनी लगेगी? तो इसमें 60 केजी नाइट्रोजन लगेगी, 40 केजी फास्फोरस लगेगा और 20 केजी पोटास यानी के लगेगा। अब आता है असिंचित क्षेत्र में। तो 40 केजी हमारे पास नाइट्रोजन लगेगी और 30 केजी फास्फोरस लगेगा और 20 केजी पोटास लगेगा। अब आता है लवणी मृदा, 30, 20 और 20। अब आते हैं हमारे सामने, जब फसल हो जाएगी, फर्टिलाइजर लग जाएगा, तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हम लोग 3 बार में दे सकते हैं, बेसल डोज के रूप में दे सकते हैं। बाकी आधी नाइट्रोजन को इस जब सिंचित करेंगे या फसल में इरिगेशन देंगे, पानी देंगे, तब हम उसमें स्प्रे करके डाल सकते हैं। अब आते हैं कि जब फसल बड़ी हो जाएगी, 30 दिन की उम्र की होती है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? खरपतवारों की मैनेजमेंट करेंगे तो खरपतवार ना हो। तो गेहूं में अक्सर खरपतवार होते हैं, वही जौ में भी खरपतवार होते हैं। तो जौ में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन से होते हैं? यहाँ हमने 1 नंबर में चौड़ी पत्ती वाले बांट लिए। तो चौड़ी पत्ती में हमारे सबसे पहले बथुआ आता है। तो बथुआ वही होता है जो हम पराठे बनाने के काम आता है। तो
पराठे खाए हैं कि नहीं खाए? सर्दियों के दिनों में अच्छे पराठे लगते हैं बथुआ के, सब्जी भी बनाई जाती है। तो बथुआ की पत्ती जो है ना, उसको देखो मैं एक चित्र में बना रहा हूँ, बथुआ की पत्ती जो है किस तरह की होती है ना, इस तरह की होती है। और इस तरह की पत्तियाँ जो है चौड़ी पत्ती में मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं? चौड़ी पत्ती में मानी जाती हैं। तो चौड़ी पत्ती की विशेषता ये होती है कि इसमें यहाँ पर एक डंडी होती है, ये वाली, जैसे व्रंत बोलते हैं, ये व्रंत होना तय है। तो ये चौड़ी पत्ती की पहचान है। अब आती है चौड़ी पत्ती में बथुआ है, कृष्ण नील है, हिरणकुरी है, सेंजी है, चटरी मटरी है, गेंगला है, मुनमुना है, जंगली गाजर है। ये सब क्या हैं? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। इनके लिए हम लोग नियंत्रण करेंगे तो हाथ से उखाड़ करके भी कर सकते हैं, दवा का स्प्रे करके भी कर सकते हैं। तो चौड़ी पत्ती के बाद हमारे पास अब आ गए सकरी पत्ती वाले। कौन से आ गए? सकरी पत्ती वाले खरपतवार आ गए। तो सकरी पत्ती में हमारे सामने कौन से हैं आप देख देखेंगे। गेहूं सा, जिसे गेहूं का मामा बोलते हैं, यह अक्सर गेहूं जैसे ही सेम टू सेम होता है, या जौ जैसा ही सेम टू सेम होता है। और इसे दूसरा नाम मंडूसी भी कहते हैं, इसका नाम बलूरी भी है, कुछ लोग क्षेत्र में गुल्ली डंडा भी कहते हैं, इसे जंगली जई भी कहते हैं। इन को अपन लोग जौ से हटा सकते हैं। अब आता है जौ में कौन कौन से कीट लग सकते हैं। स्पेशली तो कोई विशेष कीट नहीं होता है ग्रेवनी कुल की फसलों में लगभग, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कि जौ में कीट लग सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं। दीमक लग सकता है इसका मुख्य कीट, बाकी कोई कीट स्पष्ट नहीं होते। माऊ आ सकता है बस, क्योंकि ये सर्दियों के टाइम पे माऊ लग सकता है ना। उसके बाद थोड़े बहुत ये कीट और आ सकते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इतने कीट नहीं है। अब आता है गेहूं में रोग कौन से लगते हैं, जैसे कि मौल्या रोग। मौल्या रोग किसके कारण होता है, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं वो अब नीचे देखेंगे। यह रोग किसके कारण होता है? नेमेटोड। नेमेटोड यानी हिटोरोटेरा एवेनिस एक क्या होता है? परजीवी होता है। और यह दूध की अवस्था में, नेमेटोड यानी चुनमुने बोलते हैं बच्चे, उसके बच्चों के पेट में दूध वाली अवस्था में पड़ जाता है चुनमुने, वही है ये। तो हेटेरोडोरास एवेनी होता है ये परजीवी, और ये दूध वाली अवस्था में किस में आ जाता है? बाली में आ जाता है, और दूध पी लेता है और दाना सुकड़ करके काला सा या कोको कोला कलर का रह जाता है। तो इसके लिए अपन लोग नेमेटोड प्रतिरोधी किस्में कौन सी बोएंगे? राजकिरण RD 387, जो ऊपर अपन पढ़े आए थे कि मौल्यारोधी किस्म कौन सी है, तो RD 387 को बोएंगे तो मौल्या रोग नहीं होगा। तो जी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, साइंटिस्टों को धन्यवाद कहेंगे हम लोग कि इस तरह की वैरायटी उन्होंने बनाई कि इसमें मौल्या रोग ना लगे। इस रोग के नियंत्रण के लिए नेवागॉन्स या नेमेटिसाइड दवा को स्प्रे करके दाने के ऊपर, या इसे सीड ट्रीटमेंट कहेंगे, सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार करके बोएं तो ये रोग नहीं लगेगा, या उसके ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं। तो अब आता है हमारे सामने रस्ट। रस्ट के अंदर गेरुई है ना, इसको ये कवक के द्वारा लगता है रस्ट। अब आता है जौ का आवृत कंड यानी कवर्ड स्मट। ये क्या करता है? बाली को कवर कर लेता है। तो ऑस्ट्रेलेगोहर्डियाई कवक से लगता है। यह यह बाहा बीजोड़ रोग है। इसका मतलब होता है कि जब बीज के माध्यम से फैलता है, बीज के माध्यम से ही यह एक खेत से दूसरे खेत में पहुंचेगा, और बीज के माध्यम से ही यह अगली साल फिर से नई फसल में पहुंचता है। अब आता है जौ का लूज स्मट। कौन सा? लूज स्मट। ये ऑस्ट्रेलोगोन्यूडा नामक कवक के द्वारा होता है। यह अंतः बीजोड़ रोग है, अर्थात यह सीड वॉर्म डिसीज है, अर्थात इसके जो स्पोर्स होते हैं कवक के, वो बीज के अंदर चले जाते हैं। जब अगली बार हम फसल बोएंगे तो वह बीज के साथ मिट्टी में चला जाता है, और उसके बाद जब उगता है तो वो तने के अंदर से ही उसके अंदर पहुंच जाता है। इसलिए बीज को हमें गर्म पानी में यानी हॉट वाटर ट्रीटमेंट करना चाहिए, या फिर उसे फफूंदीनाशी दवा से क्या उपचार करके यदि जौ को बोते हैं तो ये रोग नहीं लगेगा। अब आता है इससे कितनी उपज हो सकती है जौ से। तो सिंचित क्षेत्रों में ये 30 से 35 क्विंटल करीबन निकल आती है, और दाना निकल आता है, और 30 से 35 क्विंटल ही भूसा निकल आता है। अर्थात दाने एवं भूसे का जो अनुपात होता है वो 1:1, अर्थात ये इम्पोर्टेंट बात है इसकी कि दोनों में 1 क्विंटल यदि दाना निकलता है तो लगभग 1 क्विंटल भूसा भी निकलता है, जबकि गेहूं में भूसा का अनुपात ज़्यादा निकलता है, जौ में भूसा कम निकलता है। इसका जो तना होता है वो गेहूं की तुलना में कमज़ोर होता है।
अब इनके अतिरिक्त जो हमने इनकी बातें करी, इसके अतिरिक्त हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बातें करेंगे कि इसमें जौ के और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्या बातें हो सकती हैं, तो वो सुनते जाएं। तो मैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करूँगा। तो जौ के दाने में 10 से 11% प्रोटीन होती है। तो ये ध्यान दें, एक बार आ चुका है पीएटी में कि जौ के दाने में प्रोटीन प्रतिशत क्या होती है, तो 10 से 11% प्रोटीन होती है। अक्सर हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर में याद करने के कुछ फंडे या ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको एक बार में, कि सारी प्रोटीन एक बार में याद हो जाएंगी। ऐसा क्या फंडा है कि पूरी की पूरी एक बार में याद हो जाए, वो मैं पूरा फंडा बताऊंगा। अभी एक बात ध्यान दें कि केवल ग्रेमनी कुल की जितनी भी फसलें आपके सामने आती हैं उनमें 8 से 12% एवरेजली प्रोटीन बताना है। तो अब इसमें से हम बात करें कि 8 से 12% यदि प्रोटीन होती है तो क्या ये उसके अंडर आ रही है 10 से 11? यस। तो एवरेजली हमें फंडा लाइफ टाइम याद रखना है कि ग्रेमनी कुल की फसलों में 8 से 12% एवरेजली, इंडिविजुअल आपको बताना है। अब मैं जौ में इंडिविजुअल आ गया तो 10 से 11 आ गई, लेकिन आया तो ग्रेमनी कुल में ही, आया तो 10 से 12 में ही। ठीक है, ये याद रखना है। तो हॉर्डियम प्रोटीन्स, प्रोटीन कौन सी होगी? हॉर्डियम प्रोटीन होगी। ठीक है, इसमें ग्लूटेन प्रोटीन नहीं पाई जाती, इसलिए इसका आटा लचीला नहीं होता, अर्थात इसके आटे की यदि अपन रोटी बेलेंगे तो टूट जाएगा, क्योंकि ग्लूटेन प्रोटीन नहीं होती। ग्लूटेन प्रोटीन क्या करती है? लचीलापन लाती है। जैसे गेहूं का आटा हमने ले लिया और उसमें पानी डाल करके गूंथ लिया, उसके बाद हम उसको लफाएंगे, ऐसे खींचेंगे तो खिंच जाएगा, लेकिन जौ का आटा खींचेंगे तो नहीं खिंचेगा। दूसरी बात, हम रोटी बना करके या पूड़ी बना करके यदि तेल में डाल देंगे तो पूड़ियाँ फूल जाती हैं, लेकिन जौ की नहीं फूलेंगी, क्योंकि उसमें ग्लूटेन प्रोटीन नहीं होती। तो मैंने जो अपवाद है वो ध्यान रखना, ये केवल ग्लूटेन प्रोटीन केवल गेहूं में पाई जाती है, ये वाली। अब आता है, हनेरे कमरे में अंकुरित जौ में डायस्टेज एंजाइम उत्पन्न हो जाता है। यदि किसी भी जौ की पोषण वैल्यू और बढ़ाना है तो जौ को पहले जर्मिनेशन कर लो और जर्मिनेट करके रख दो, तो उसमें क्या बढ़ जाता है? डायस्टेज एंजाइम बढ़ जाता है। अब आता है, जौ के दानों को मुर्गियों के आहार में सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं और शराब उद्योगों में इसका प्रयोग करते हैं, बियर बनाने में। ये कई बार पूछा है कि बियर बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो जौ का प्रयोग करते हैं। जब बियर की बात करेंगे अपन केमिस्ट्री में जाकर के, तो आता है कि बियर क्या है, तो जौ से बनाया गया पेय पदार्थ है। किससे बनाया गया है? जौ या अनाजों से बनाया गया पेय पदार्थ है। जौ के उत्पाद कौन कौन से होते हैं? इससे माल्ट उत्पादक निकल सकता है, यानी स्टार्च निकाली जा सकती है, बियर एल्कोहल बनाए जा सकते हैं, है ना, और क्या ये वाइनगर बनाई जा सकती है, ईस्ट बनाई जा सकती है, और जौ के चारे का प्रयोग पशु आहार में करते हैं। जौ का जो भूसा प्राप्त होता है, दाना प्राप्त होता है, उसका प्रयोग हम लोग पशुओं के लिए भी प्रयोग करते हैं। अब आता है हमारे सामने, जौ की खेती लवणी भूमि में और क्षारीय भूमि में, मृदा ऊसर में सहनशील होती है, अर्थात टॉलरेंट होती है, यानी थोड़ी बहुत अम्लीय या थोड़ी बहुत क्षारीय भूमि हुई या लवणी भूमि हुई तो उसको वो सहन कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अम्लीय भूमि को सहन नहीं कर पाती है। तथा रेतीली मृदा में यह सफलतापूर्वक होती है। सैंडी सॉइल हो, यानी इसमें रेत अच्छी हो, थोड़ा सा 30% से 50% के बीच रेत हो, तो लगभग ये अच्छी फसल होती है। अब आता है, सिंचित क्षेत्रों में जौ की बीज को 15 से 20 अक्टूबर तक, यानी सिंचित क्षेत्रों में जौ की बीज की बुवाई 15 से 30 अक्टूबर तथा सिंचित क्षेत्रों में बीज की बुवाई 1 से 15 नवंबर के मध्य कर सकते हैं। और जल्दी बुवाई के लिए 2 कतार, किंतु आजकल 6 रो बारले का अधिक प्रयोग होता है, अर्थात ये याद रखना है कि 6 रो बारले को खेती के लिए उपयुक्त माना गया है। जौ के बीज को कवक से आक्रमण से बचाने के लिए 2 से 3 ग्राम थीरम, कैप्टान, है ना, ये कैप्टान, एग्रोसान जीएन फफूंदी नाशक दवा से प्रति किलो बीज उपचार करके इसे बोना चाहिए, अर्थात कहीं रोग न लग जाए तो थीरम है, कैप्टान है, ये फफूंदी नाशी यानी फंजीसाइड दवाई हैं, इनको दाने पर डाल करके और उसके बाद सुखा करके उसके थोड़ा सा वहीं फार्म पर, और उसके बाद तुरंत उसे बो देना चाहिए। तो जौ में सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्था जो मैंने बताई थी, तो 30 से 35 दिन पर, और दूसरी दाना दूध पड़ते समय 100 दिन पर करते हैं।
जौ में सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए आइसोप्रोड्यूरान खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करते हैं। जंगली जई के नियंत्रण के लिए एवाडेक्स या डोसानेक्स 1 किलोग्राम बुवाई के 1 महीने बाद प्रयोग कर सकते हैं। यानी खरपतवारों को निकालने का क्रांतिक समय 30 से 35 दिन का अक्सर होता है। जौ में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 2,4-D यानी बथुआ का नष्ट करना है तो 2,4-D बथुआ के लिए बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है। तो कहीं गेहूं में भी आएगी तो भी यही बात बताना है। तो चौड़ी पत्ती वालों के लिए 2,4-D अच्छी दवाई मानी गई है। जौ की फसल पाला और सूखा के प्रति सहनशील होती है, तो इसमें थोड़ा पाला कम मात्रा में लगता है सरसों की तुलना में, मटर की तुलना में पाला कम लगता है। पाला माने तुषार बोलते हैं क्षेत्र में इसको, और सूखा भी सहन कर लेती है। जौ की बालियों में दाना अंदर से 20 से 25% नमी होती है, 20 से 30% नमी हो तब हसिया से कटाई कर लेना चाहिए, और 120 दिन में ये आ जाती है लगभग। और 20% नमी होने पर इसे कंबाइन से करना चाहिए। थोड़ा सा कड़क सूख जाए तो उसे थ्रेसर या कंबाइन मशीन से कटाई कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से मेरे सामने ये जौ की फसल की पूरी जानकारी आपके सामने पहुंच गई है, और इसको अच्छे से याद करें और नोट्स को रिपीट करते रहें तो ये याद हो जाएगी। इस प्रकार से इसके बाद मैं अब अगली फसल का वर्णन करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।